पार्शियल डेरिवेटिव्स की। मतलब बेसिकली तुमने पार्शियल डेरिवेटिव्स की टिका के प्रैक्टिस की भी हो तब गाड़ी आगे चलती है। और बाय द वे जिसको पार्शियल डेरिवेटिव्स नहीं आते वो बस किताब पढ़ ही नहीं सकता, सिंपल, मतलब वो पढ़ ही नहीं सकता आगे। पार्शियल डेरिवेटिव से हाथ बहुत ज़्यादा साफ होना चाहिए। अच्छा वो मैं करवा भी नहीं सकता, बस मैं समझा सकता हूँ ना कि वो कैसे करते हैं, उसके बाद वो प्रैक्टिस तो तुम्हारी है कि तुम कैसे करते हो। और ये बुक अच्छी है, इस बुक में काफ़ी सारे एग्जाम्पल सॉल्व हैं। मतलब अगर तुम कहीं फंस भी जाते हो तो तुम मुझे पेज नंबर दे के कह सकते हो कि भाई ये कैसे हुआ है। वो कैलकुलस 1 में तो एग्जाम्पल ही नहीं होते थे। अब ये बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक है, ये वेक्टर्स है, और ये फिजिक्स वाले वेक्टर्स है। वो जिसमें वेक्टर क्या होता था, जिसकी डायरेक्शन होती थी और मैग्नीट्यूड होता था। ठीक है ना, वेक्टर कोई भी ऐसी चीज थी जिसमें दो चीजें होती थी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? 50 रुपए। ये वेक्टर नहीं है। 50 रुपए एक स्केलर है। स्केलर मीन्स कि सिर्फ उसमें एक रकम है, बस 50 रुपए है। 3 किलोमीटर पीछे की तरफ, जब इस तरह से बोला जाए कि 3 किलोमीटर पीछे की तरफ, तो इसमें साइज भी है, मैग्नीट्यूड भी है 3 किलोमीटर, और डायरेक्शन भी है पीछे की तरफ। तो जब दोनों चीजें मौजूद होंगी, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, तो उस चीज को आप वेक्टर कहते हो। ठीक है, हमने फिजिक्स नहीं करनी वेक्टर की, हमने मैथ्स करनी है। तो वेक्टर को दिखाते कैसे हो? ज्यादातर दिखाते मतलब सबसे ज्यादा जो तरीका चलता है ना, वो ये वाला चलता है मैथ्स में, कि वेक्टर का नाम लिखा होएगा, जो भी वेक्टर है, ए बी वी एक्स जो भी है, और ऊपर ये छोटा सा एरो लगा होएगा, ये जो ऊपर एरो लगा हुआ है ये निशानदेही करता है कि मैं एक वेक्टर की बात कर रहा हूँ। यानी ज्यादातर लोगों ने पढ़ा होता है, लेकिन मैं फिर भी मतलब कर देता हूँ सारा ही। तो वेक्टर इज एनीथिंग विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड अगर लफ्ज मुश्किल लगता है तो मैग्नीट्यूड का मतलब साइज है, बस एक रकम, एक वैल्यू, एक साइज। ठीक है, तो अब मैग्नीट्यूड दिखाते हैं इस तरह से हो बेसिकली। और हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, इसी को कॉपी कर लेते हैं ना। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए तुम ये ये एब्सोल्यूट वैल्यू के निशान इस्तेमाल करते हो। यानी अगर तुम्हें एक वेक्टर लिखा हुआ है ए बी और उसके इर्द गिर्द ये एब्सोल्यूट वैल्यू के निशान लगे हुए हैं, बार्स लगी हुई हैं, तो दैट मीन्स कि वो क्या बात कर रहा है? वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। इसको पढ़ोगे ऐसे कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, पढ़ोगे ऐसे। अच्छा, अब पहली इंपॉर्टेंट चीज है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? एनी वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 1 एंड डायरेक्शन। कोई भी ऐसा वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड 1 हो, 1 यूनिट सिंगल, तो उसको यूनिट वेक्टर कहते हो। ठीक है, दिखाते किस तरह हो? ज्यादातर ये डॉलर तो नहीं लगाते खैर, अ, बहुत ही घटिया तरीका है ये लिखने का। यूनिट वेक्टर को दिखाते हो यार, उससे कैप से दिखाते हो ना, कैरेट से दिखाते हो ज्यादातर। कैसे लिखे हैं इसको? मुश्किल ही है। तो इसको उससे दिखाते हो, कैरेट से। शिफ्ट 6 जो होता है ना तुम्हारे कीबोर्ड पे, शिफ्ट 6, कैरेट, ये वाला निशान, ये यूनिट वेक्टर का निशान होता है। तो यूनिट वेक्टर होता ये है कि कोई भी वेक्टर होए, उसको डिवाइड कर दो अगर उसके मैग्नीट्यूड से, तो यूनिट वेक्टर आता है। एज सिंपल एज दैट। कोई भी वेक्टर है वी, उसको जब उसके मैग्नीट्यूड से डिफाइन डिवाइड करते हो तो यू गेट अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, अभी एग्जांपल्स करते हैं। तो मैग्नीट्यूड का निशान ये है और यूनिट वेक्टर ये चीज है। इसके बाद ये था कि वेक्टर्स ऐड करते थे फिजिक्स में, हेड टेल रूल इस्तेमाल करते थे। हेड टेल रूल ये होता था कि अगर ये ओ ए एक वेक्टर है और उसके बाद ए बी एक वेक्टर है, और तुमने इन दोनों को ऐड करना है, तो पहले का हेड पकड़ते थे, यानी जहां से स्टार्ट हो रहा है, और दूसरे की टेल पकड़ते थे, उनको जोड़ देते थे। हमने नहीं ये करना, हमने मैथ्स करना है। तो इसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते थे फिजिक्स में। ठीक है, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ क्या होएगा कि पहले का हेड पकड़ लो यानी ये पॉइंट, और आखिरी की टेल पकड़ लो यानी ये पॉइंट, और इन दोनों को जोड़ दो, ये आर होएगा।
रिजल्टेंट वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और जिनकी डायरेक्शन भी सेम होती है, ये इक्वल वेक्टर्स होते हैं। ऑपोजिट वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड तो सेम होएगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। कि मतलब ए अगर ये है तो माइनस ए में एरो उल्टा हो जाएगा, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। पैरेलल वेक्टर्स जो हैं इनमें बेसिकली वो सब उसका फर्क हो जाता है, बस साइज का फर्क है कि अगर एक ए है तो दूसरा 2 है या 3 है। हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसे करनी है। ठीक है जी, ये तस्वीर है आपकी जहाँ से गेम आपकी शुरू होती है। तो अगर आपको नहीं पता तो आई, जे और के बड़े इंपॉर्टेंट वेक्टर्स हैं। आज यूनिट वेक्टर्स ऑन एक्स, वाई, जी एक्सिस ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी तुम्हें पता है कि एक्स एक्सिस होती थी, तुम्हें पता है कि वाई एक्सिस होती थी, तुम्हें पता है कि जेड एक्सिस होती थी। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आई इज अ यूनिट वेक्टर along x axis, j is a unit vector along y axis, k is a unit vector along z axis। अब यूनिट वेक्टर है तो जाहिर बात है वो 1 का होएगा ना, उसका यूनिट 1 होएगा, वो 1 का होएगा। अच्छा, अब होता ये है कि तुम्हारे पास कोई भी वेक्टर होए, ये पॉइंट p है तो OP कह लो ना, ये OP तुम्हारे पास एक वेक्टर है। तो इसको तुम तोड़ सकते हो 3 कंपोनेंट्स में, x, i, y, j और z के। यानी हम मैथ्स के अंदर कोई हेड टेल रूल नहीं लगाएंगे, हम वेक्टर्स को इस तरीके से रिजॉल्व करेंगे, तोड़ के लिखेंगे और फिर इसको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यानी हमारे लिए वेक्टर्स इस तरह से डिफाइन हुआ करेंगे। अब एडिशन कैसे करनी है वेक्टर्स की, वो ऐसे करनी है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हमने कैसे करनी है, वो ऐसे करनी है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, a1i प्लस a2j प्लस a3k। अब जब तुमने a प्लस बी करना है तो तुम्हें उसके रिस्पेक्टिव जो वो हैं कंपोनेंट्स, बस वो ऐड कर देने हैं। ये तुम्हारा a प्लस बी है। a प्लस बी कैसे होएगा कि तुम पहले वेक्टर को दूसरे में ऐड करोगे। अब एक्चुअली होएगा क्या कि i वाला हिस्से ऐड हो जाएंगे, j वाले हिस्से ऐड हो जाएंगे और k वाले हिस्से ऐड हो जाएंगे। सेम विद सब्ट्रैक्शन। ठीक है, कोई मसला तो नहीं हुआ? इसके अंदर आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, ऐसे ना एग्जैक्टली साशिद? एग्जैक्टली 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 आई वाला कंपोनेंट आई में ऐड हो जाएगा, जे वाला कंपोनेंट जे में ऐड हो जाएगा, के वाला कंपोनेंट। और याद भी यही रखना है। अच्छा, ये दो वेक्टर्स हमने ऐड किए। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लाई अ वेक्टर वेक्टर बाय अ स्केलर। ये भी इंतहाई छोटी सी एक बात है कि मतलब उसके हर कंपोनेंट को आप अलग-अलग मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो उसने लिखना भी बॉदर नहीं किया। लिखना भी बॉदर नहीं किया, इतना आसान है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास अगर एक वेक्टर होए ये, ठीक है, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ, मैं तुमसे पूछूं कि बताओ 3a क्या है, मैं उनसे पूछूंगा 3a क्या है। मैं ए वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ स्केलर के साथ, 3 के साथ। तो ये क्या होएगा, 3a1i प्लस 3a2j प्लस 3a3k, ये हो जाएगा। विच मीन्स के हर कंपोनेंट के साथ वो अलग-अलग मल्टीप्लाई हो जाता है। वेरी वेरी सिंपल ना, कोई खास बात नहीं, लेकिन ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब ये जरा काम मुश्किल हो जाता है। अब ये काम हो जाता है कि जब तुम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो, यानी जब तुम वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर करते हो, वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर करते हो, फिजिक्स में भी इसके दो रास्ते थे। एक को स्केलर प्रोडक्ट कहते थे, डॉट प्रोडक्ट जिसको कहते थे, और एक क्रॉस प्रोडक्ट कहते थे। वही दो रास्ते यहाँ पे भी होंगे। तो एक को तुम स्केलर प्रोडक्ट कहते थे या डॉट प्रोडक्ट।
और दूसरे को तुम वेक्टर प्रोडक्ट कहते थे या फिजिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट कहते थे, याद आ रहा है? जब डॉट तुम, प्रोडक्ट डॉट वाला, हाँ, और ये क्रॉस, क्रॉस वाला क्रॉस, ऐसे ही कुछ तो वो याद मैं नहीं आ रहा। रिवाइज में करवा देता हूँ, उसकी खैर है। इसको ऊपर वाले को कंफ्यूज ना करना यार। ऊपर वाले का मतलब ये है कि मैं एक वेक्टर को एक स्केलर से ज़रब दे रहा हूँ, वो कुछ और दुनिया है। इस दुनिया में तो मैं वेक्टर को वेक्टर से ज़रब दे रहा हूँ ना, तो ये तो कंप्लीटली कुछ और बात हो रही है। दो वेक्टर्स को जब ज़रब देते हो तो अगर तो जवाब स्केलर चाहिए तो ये वाली साइड है, अगर जवाब वेक्टर चाहिए तो ये वाली साइड है। ठीक है, तो स्केलर से शुरू करते हैं, डॉट प्रोडक्ट से। वो ये होता है, लिखते भी ऐसे ही हो भाई, लिखते भी ऐसे ही हो कि ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय कोसाइन थीटा। ये थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अभी तक तो कोई खास मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें जो एक्चुअली काम आपने करना है वो इसने दिया नहीं है। वो ये है, आपने एक्चुअली ये काम करना है। आपको अगर कहा जाए कि मतलब आपने ज्यादातर ये इसको इस तरीके से करना है, ए डॉट बी आपका काम ना 99% ये होएगा। देखो दो रास्ते हैं, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट निकालने के लिए तुम ये रास्ता भी अपना सकते हो, ये रास्ता भी अपना सकते हो। दोनों वैलिड हैं कि किस वक्त पे क्या करना है। बेसिकली तुम्हें याद ये रखना है कि स्केलर प्रोडक्ट में जवाब हमेशा स्केलर आता है, चाहे वो इस तरह से निकालो चाहे वो इस तरह से निकालो। तो नॉर्मली हमने करना ये है, वैसे ए डॉट बी क्या होता है, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। तुम्हें बेसिकली दो वेक्टर्स गिवन होंगे इस तरीके से, एक ए का वेक्टर गिवन है, एक बी का वेक्टर गिवन है, और तुमसे कहा जाएगा कि वो निकाल लो ए बी। तो तुम आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ। आई वाला तो इधर है नहीं तो वो जीरो हो जाएगा, जे वाला भी नहीं है तो के वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 × √2। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, 3 × √2। मुश्किल तो नहीं हुई? ये जो कोस आ गया, ये कोस फार्मूले का हिस्सा है ये इसके। ये छोड़ दो, ये गलत है, ये मतलब नहीं। बेसिकली डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए दो रास्ते हैं, या तो कॉस वाले रास्ते से निकाल लो या इस तरह से निकाल लो। अब ये गलत इसलिए है कि इस क्वेश्चन में उसने एंगल बताया ही नहीं हुआ, उसने एंगल बताया ही नहीं हुआ कि क्या है, तो वो अपने पास से π/4 लगा के फाइंड कर रहा है। ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको वो पहले तरीके से करना चाहिए, दूसरे तरीके से कि A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B। मैं करवा देता हूँ तुम्हें प्रैक्टिस अगर कन्फ्यूजन है। डॉट प्रोडक्ट के बारे में दो बातें याद रखना, वो ये हैं कि यार वो लिखा हुआ कॉपी करते हैं। ये पहली बात ये है, ये क्या है पहली बात, अगर ए परपेंडिकुलर टू बी है, यानी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ये लाजिम है कि उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होएगा। बात बड़ी आसान है, अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके दरमियान में जो एंगल बनता है वो 90 होएगा, कॉस 90 जीरो होता है, तो ये सारा डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। तो वो बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो ये लाजिम है कि वो उनका डॉट प्रोडक्ट आपस में जीरो होएगा। एक ये बात याद रखना, दूसरी ये बात याद रखना कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के इज इक्वल टू 1 होता है। क्या मतलब? ये तीनों के तीनों अगर मल्टीप्लाई हो आपस में तो वन नहीं मतलब आता। अगर मतलब कोई एक पकड़ लो और समझा दो, मतलब आई डॉट आई करो अगर, आई डॉट आई करे तो वन नहीं आएगा। तो वो कैसे 1 आएगा? आई और आई एक ही वेक्टर है ना, हाँ नहीं। तो उसके दरमियान में जो एंगल होएगा वो जीरो होएगा, तो कोसाइन जीरो जो है वो 1 होता है।
तो वो सिर्फ क्या आ जाएगा, वो आंसर, क्योंकि आई का भी मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो वो पूरा आंसर एंड पे 1 आ जाता है। यार ये एमसीक्यूज में बड़ी हेल्प करती हैं चीज़ें, तो ये थोड़ा याद रखना। मैं अभी आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। यार ये भी डॉट प्रोडक्ट ही चल रहा है, वेक्टर की तरफ तो मैं गया भी नहीं, इसको मैं काट ही दूँ, ये आगे जाके करते हैं। अच्छा, इसके बाद ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। है सिंपल थी लेकिन ज़रूरी है। आगे फिट कर लें, आगे फिट कर लें, कोई मसला नहीं। तो ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स वेरी सिंपल, सादी सी चीज़। तुम्हारे पास दो वेक्टर्स गिवन है, तुमने उनके दरमियान में एंगल निकालना है। तो एंगल का एक फॉर्मूला है, कोसाइन इनवर्स ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो जी आप ऐसा करो कि आपको अगर समझ ना आ रही है और मुश्किल भी लग रहा है तो आप प्रैक्टिस करो। आप ये वेक्टर ए पकड़ो, ये वेक्टर बी पकड़ो, और मुझे बताओ कि इनके दरमियान में एंगल क्या है। कागज पेंसिल पे करना कि इनके दरमियान में एंगल क्या आता है। डॉट प्रोडक्ट निकालना है ना सर? हाँ, ऊपर डॉट प्रोडक्ट है, ए डॉट बी जो है वो डॉट प्रोडक्ट है, और फिर नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, बिल्कुल। और फिर एंड पे सारा इस फॉर्मूले में रख के बस आप फाइंड कर लेते हो। हाँ जी, इतना लंबा था। यार हो या चले गए? वैसे भी कर तो एक ही बंदा रहा है, उससे पूछ रहा हूँ। तो सर। मैं कर तो तुम ही रहे हो ना वैसे भी, बाकी तो हाँ जी। बाकी है या नहीं मुझे नहीं पता। तो एग्जाम्पल ये था कि हम लेते हैं ये दो वेक्टर्स, ठीक हो गया जी। हमने निकालना है इनका एंगल। ये जरा अच्छा एग्जाम्पल इसलिए है कि इसमें सारी प्रैक्टिस हो जाती है। तो मैं शुरू करूंगा ए डॉट बी से, सारी बात है, मैं ए डॉट बी निकालूंगा।
वो आएगा 1.6 प्लस -2 टाइम्स ई प्लस -2 टाइम्स 2। ठीक है, अगर तुमने किसी और तरीके से किया है तो मुझे नहीं पता, लेकिन बनता यही है। -4 आता है मेरा डॉट पर, ऐसे ही आया। बुक से चेक कर लेते हैं, हाँ -4 ही आता है। अच्छा, अब ए का और बी का मैग्नीट्यूड जो मैंने आपको नहीं बताया एक्चुअली, ये आपको अगर फिजिक्स से याद था तो तभी आप करोगे, वरना फंसोगे। तो ये मैंने आपको नहीं बताया, वो कहीं आया भी नहीं बुक में कि बताया जाए। तो ये होता है, मतलब बेसिकली स्क्वायर रूट होता है इसमें, तो स्क्वायर रूट ऑफ ये सारा कुछ। ठीक है, तो समझ आ गई ना क्या किया है कि इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर, फिर -2 का स्क्वायर, फिर -2 का स्क्वायर, तो ये आता है इक्वल टू 3 मेरा ख्याल है, क्योंकि 9 हो जाएगा ना, 4 + 4 8 + 1 9 हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, वो आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये इसका अंडर रूट लोगे तो ये मेरा ख्याल आ जाता है 7, ये 49, हाँ ये 49 बन जाएगा, तो 7 आ जाएगा। अच्छा, अब इस सारे कुछ को उठा के इस फॉर्मूले में डाल दो, एज सिंपल एज दैट। तो थीटा इज इक्वल टू कोसाइन इनवर्स है, ठीक है, कोसाइन इनवर्स। तो कोसाइन इनवर्स ऑफ ए डॉट बी क्या है, -4 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 7 यानी 14। बस इसको जो भी कैलकुलेटर पे आता है वो आप आंसर निकाल लो। क्लियर भाई, इसमें डॉट प्रोडक्ट भी पता लग गया आपको, एंगल भी पता लग गया, मेरे ख्याल सारा कुछ ही इसके अंदर कवर हो जाएगा। श्योर, देखना, वरना अगली बार बताना अगर बात नहीं बनती तो। एक वेक्टर के अंदर हम एंगल कैसे फाइंड करेंगे? एक एंगल के वेक्टर की कोई सेंस ही नहीं बनती। अच्छा, एंगल तो बनता ही उस वक्त है ना जब दो चीजें होंगी तो एंगल बनेगा। देखो एक वेक्टर, अच्छा मैं समझ गया तुम क्या कह रहे हो। तुम कह रहे हो कि एक एंगल का वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ, ये वो बात नहीं हो रही। ये बात ये हो रही है कि दो वेक्टर्स का आपस का एंगल। ठीक है, वो जो एक वेक्टर का एक्स एक्सिस वगैरह के साथ एंगल है वो नहीं है ये, वो आएगा अभी, वो नहीं। परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या होते हैं, ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तुम्हें पता है उनका डॉट प्रोडक्ट आपस में 0 होता है। अब यहाँ से बात शुरू होती है प्रोजेक्शन की। ठीक है, वेक्टर प्रोजेक्शन की। तो प्रोजेक्शन का लफ्ज वैसे ही मैथ्स में बड़ा क्लियर होना चाहिए। प्रोजेक्शन समझाना तो यार जरा मुश्किल ही काम है, आ सकते हैं लेकिन जरा मुश्किल सा काम है। तो वेक्टर प्रोजेक्शन ये होती है कि मेरे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। ठीक है, ये वेक्टर्स हैं, ये एरोज हैं, डायरेक्शंस हैं। ठीक है, ये ए कह लो और ये बी कह लो। अब अगर मुझे कोई कहे कि फाइंड वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसका किसके ऊपर लेना, बी ऑन ए, तो मैं करूंगा ये कि मैं बी से एक परपेंडिकुलर गिराऊंगा ए के ऊपर, परपेंडिकुलर गिराऊंगा। ठीक है, और अब ये जो हिस्सा बनता है ना, ये वाला हिस्सा, ए का ये वाला हिस्सा, बेसिकली ये तब आपका, ये जो हिस्सा है ये प्रोजेक्शन कहलाएगी ऑफ बी ऑन ए। ये जो वेक्टर है ना, दिस इज वेक्टर प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन क्या होती है, प्रोजेक्शन ये होती है कि परपेंडिकुलर गिराना होता है, साया होता है। एक बिल्डिंग की प्रोजेक्शन सड़क के ऊपर क्या होती है कि उसका साया किधर पड़ रहा होता है। तो वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए का मतलब है कि बी से परपेंडिकुलर गिराओ और ए के ऊपर, और ये वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आपने इसको इस तरीके से नहीं करना, आपने इसको मैथमेटिकली करना है। उसका फॉर्मूला है सिंपल सा, इधर है, ये है, वो है बहुत ही गंदा लिखा हुआ है, बहुत ही गंदा लिखा हुआ है। चलो इसको ये आपने इस तरह से करना है कि आप कहते हो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज इक्वल टू
सबस्क्रिप्ट कैसे लगाते हैं? इक्वल के साथ कंट्रोल और इक्वल के साथ। तो इसको लिखते इस तरह है कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए उल्टा हो गया, बी ऑन ए ऐसे लिखते हैं, ठीक है, समझ आ गई? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज इक्वल टू, ये होता है बी डॉट ए डिवाइडेड बाय ए डॉट ए इंटू ए हैट गालिबा, इंटू ए हैट, ए इंटू ए वेक्टर, ठीक है। तो ये होता है कि बी डॉट ए डिवाइडेड बाय ए डॉट ए, ठीक है, और ये ए वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसको मतलब वो वेक्टर का निशान है। तो आसान तरीका निकालना पड़ेगा, वेक्टर लिखने का बड़ा मुश्किल सा काम है ये लिखना। मैं एरो ढूंढ रहा हूँ, कहीं मिल ही गया, ये मिल गया, ये भी मिसप्रिंट हुआ, ये एरो, तो ये एरो का निशान ये बताता है ना कि ये चीज जो है वो एक वेक्टर है। बहुत ही मैंने अजीब सा काम किया, बल ये इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर प्रोजेक्शन का, ठीक है। इसको करने के लिए आप एक एग्जांपल करो, वरना इसका कोई फायदा नहीं, और कोशिश करो खुद ही करो, अगेन इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। छोटा इसलिए लिखे ए की फाइंड कर रहे हैं, दोबारा पूछो। ये जो हमने ए प्रोजेक्ट के आगे नीचे छोटा सा ए लिखा है, हम ये ए हाँ, की फाइंड कर रहे हैं। नहीं, इसको पढ़ना इस तरह से है यार, जब लिखा हुआ है ना वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो वो इस तरह से लिखना है कि बी ऑन ए, ठीक है, ए छोटा लिखना है। अगर वो कहता ए ऑन बी, तो फिर ए बड़ा होता, बी छोटा होता, और फॉर्मूला ही बदल जाता ना सारा। देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, फॉर्मूले में ये हो रहा है कि ये ए के वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अगर ये कहता प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई होता, तो बिल्कुल फॉर्मूला ही बदल जाता है। और ये इंपॉर्टेंट है बात, क्योंकि वो एग्जाम में तो नहीं पता चलेगा कि किस तरफ से वो ले जाता है। लो भाई, आखिरी काम करो आज का, छुट्टी मारो, ये वेक्टर प्रोजेक्शन फाइंड करो। क्वेश्चन यही होएगा कि फाइंड वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए, ठीक है। तो वेरी इजी, बी क्या है, 6i प्लस 3j प्लस 2k, ये क्या है, i माइनस 2j माइनस 2k, ये है। सबसे पहले मुझे निकालना है बी डॉट ए और ए डॉट ए, तो मैं सबसे पहले बी डॉट ए निकालता हूँ। तो बी डॉट ए क्या आएगा, 6 माइनस 6 माइनस 4, ये तो फिर वही आ गया। फिर ए डॉट ए निकालते हो, जब ए डॉट ए क्या होगा कि वेक्टर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 आ जाए। अब इस सारे को फॉर्मूले में डालो, यानी प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए, तो ये होएगा, हाँ हमने ए जरूर लिखना है उसके साथ। हाँ, ये पढ़ने का अंदाज, लिखने का अंदाज ये है, मतलब कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन दो, इस तस्वीर पे आओ जरा, प्रोजेक्शन दो तरह से हो सकती है ना। अगर मैं बी ऑन ए कहता हूँ तो इसका मतलब है मैं बी से परपेंडिकुलर गिरा रहा हूँ ए के ऊपर। अगर मैं ए ऑन बी कहता तो दुनिया उलट जाती, मैं कहता कि मैं ए से परपेंडिकुलर गिरा रहा हूँ बी की तरफ। तो ये लिखने का अंदाज है वो वाला, कि मतलब उससे आप क्लियर करते हो कि आप क्या कर रहे हो, किधर से किधर जा रहे हो। तो -4/9 और आगे ए का वेक्टर पूरे का पूरा लिख दोगे, यानी i माइनस 2j माइनस 2k, और ये तुम्हारा पूरा, बस ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा कि मतलब -4/9 i प्लस 8/9 j प्लस 8/9 k, ये तुम्हारा इवेंचुअली आंसर बना। बुक में अच्छे तरीके से हुआ है, नहीं वैसे ही हुआ है, बुक में भी वैसे ही हुआ है कि बी डॉट ए उसने फाइंड किया ऊपर, वो -4 आया, फिर ए डॉट ए फाइंड किया,
वो -9 आया। और एंड पे ये जो ए है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैं एरो जो ढूंढ के लाया था वो दिखाना आपको ये था कि ये ए पूरा वेक्टर लिखना है। अब बुक के ऊपर एरो नहीं डाला हुआ, हम एरो डाल देंगे तो कुछ नंबर तो नहीं काटेगा उधर। तो उधर तुमने करना ही नहीं, ये तो एमसीक्यू करने हैं तुमने। लेकिन बात ये है कि ये ए या ए का मतलब यहाँ पे पूरा वेक्टर है, ठीक हो ठीक है। गया। तो वो पूरा वेक्टर लिख के वो कैलकुलेशन करते हैं। इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट कल कर लो, और वो उसके साथ ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट आ जाता है, वो भी इकट्ठा ही हो जाता है, वो कल कर लो। चलो नेक्स्ट टाइम करते हैं, बस छोड़ दो, टाइम बढ़ाओ। तो भाई अगली दफा सही। हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।